एवरीवन, वेलकम टू ध्रुव डी एजुकेशन चैनल। और आज पॉलिटी की 4th क्लास है, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रिम्बल से रिलेटेड क्वेश्चंस और गवर्नेंस सिस्टम ऑफ इंडिया। इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका हम क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले देखेंगे प्रिम्बल के बारे में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखो, द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वाज मूव्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 13 दिसंबर 1946। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कब मूव हुआ था? 13 दिसंबर 1946 को। और किसके द्वारा आया था ये? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। विच वाज अडोप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 22 जनवरी 1947। और इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कब अडोप्ट किया था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को? 22 जनवरी 1947 को। ये डेट भी ध्यान रखनी है। दिस रिजोल्यूशन बिकेम द फाउंडेशन ऑफ द प्रिम्बल। और ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो था ये बाद में प्रिम्बल का फाउंडेशन बना। द वर्ड सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी वर इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रिम्बल बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी ये सारे जो वर्ड हैं ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा ऐड की गई हैं प्रिम्बल के अंदर। ठीक है, और द प्रिम्बल डिक्लेयर्स इंडिया एज ए सॉवरन। प्रिम्बल में बताया है इंडिया को सॉवरन बताया है, सोशलिस्ट बताया है, सेक्युलर बताया है, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक नेशन बताया है। ठीक है, इट सिक्योर्स टू ऑल सिटीजन्स जस्टिस टू 3 टाइप्स। इसमें 3 टाइप्स की जस्टिस दी गई हैं सभी सिटीजन्स को, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन लीगल इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन द वर्ड ऑफ सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, द प्रिम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस व्हाट वी हैड थॉट और ड्रीम्ड सो लॉन्ग। ये जो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, इन्होंने बताया है कि प्रिम्बल में एक्सप्रेस किया गया है कि व्हाट वी हैड थॉट और ड्रीम्ड सो लॉन्ग, कि इतने लंबे टाइम से हमने क्या सोचा था, क्या सपना देखा था, तो वो हमारा प्रिम्बल में एक्सप्रेस किया गया है। द सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्टेड इट एज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन केशवानंद भारती केस 1973। और प्रिम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट एक्सेप्ट किया गया था कब? सुप्रीम कोर्ट ने कब एक्सेप्ट किया था ये केशवानंद भारती केस में। और केशवानंद भारती केस की ईयर भी बहुत ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, 1973। बिफोर दिस इन द बेरूबारी केस 1960, द प्रिम्बल वाज नॉट कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, पहले प्रिम्बल जो थी वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं थी, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनी है केशवानंद भारती केस 1973 से। इन गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, द प्रिम्बल वाज कंसिडर्ड एज द कोर सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस था, इसमें प्रिम्बल क्या बनी थी? कॉन्स्टिट्यूशन का कोर सोल ये कंसिडर किया गया था। बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट गेव ए कंसेप्शन दैट प्रिम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ नॉन जस्टिकेबल इन नेचर। नेचर में कैसी है? नॉन जस्टिकेबल है। और इट टॉक्स अबाउट द फ्रीडम ऑफ, कौन कौन सी फ्रीडम दी गई है हमारी प्रिम्बल में? फ्रीडम ऑफ फेथ, बिलीफ, वर्शिप, एक्सप्रेशन एंड थॉट, इन सब की फ्रीडम दी गई है। इट आल्सो एंश्योर्स द डिग्निटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल। और इसमें सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई है। इट इज़ कॉल्ड एज द साउल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और प्रिम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का साउल भी कहा गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर called the right to constitutional remedies Article 32 as the heart and soul of the Constitution। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन का साउल या हार्ट किसको माना है? आर्टिकल 32 को, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी से रिलेटेड है, कि अगर फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है, उनका हनन होता है, तो हम कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट उसकी प्रोटेक्शन करता है। के एम मुंशी कॉल्ड इट एज द पॉलिटिकल होरोस्कोप। और के एम मुंशी ने क्या कहा है प्रिम्बल को? पॉलिटिकल होरोस्कोप कहा है। सुभाष कश्यप सेड दैट इट इफ़ कॉन्स्टिट्यूशन इज बॉडी देन प्रिम्बल इज साउल। सुभाष कश्यप ने कहा है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है तो प्रिम्बल क्या है? साउल है। इफ़ कॉन्स्टिट्यूशन इज बिल्डिंग देन प्रिम्बल इज फाउंडेशन स्टोन। ये स्टेटमेंट भी ध्यान रखने हैं, स्टेटमेंट भी क्वेश्चन में आते हैं।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सैड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए पायस पेपर। भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन एक पायस पेपर है। चलिए तो क्वेश्चन फर्स्ट शुरू करते हैं। ये प्रिम्बल दी गई है इसके अंदर। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सॉवरन socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस एक्ट्स, मतलब ये प्रिम्बल जो है, डू हेयर बाय अडोप्ट इनएक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक्स बताना कि इसमें क्या एक्सटेंड किया गया है। ये इसमें डेट है इसकी और ईयर मेंशन किया गया है कि हमने जो प्रिम्बल है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कब अडोप्ट किया गया था। तो कब किया गया था ये 26 डे नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट्स विद प्रिम्बल, प्रिम्बल से स्टार्ट होता है, विच आउटलाइंस द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें प्रिम्बल में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, उसकी मेन आउटलाइंस दी गई हैं प्रिम्बल के अंदर। द प्रिम्बल डिस्क्राइब्स द नेचर, ऑब्जेक्टिव्स एंड आइडियाज़ ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। और प्रिम्बल ही इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का क्या नेचर है, क्या ऑब्जेक्टिव है, उसके क्या आइडल्स हैं, ये हम प्रिम्बल से पता चलता है हमें। इट आल्सो कंटेन्स ए डेट ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडोप्टेड, 26 नवंबर 1949। और इसमें प्रिम्बल में एक डेट भी दी गई है जिसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडोप्ट किया था, 26 नवंबर 1949। द टर्म एक्स स्टैंड फॉर द अडोप्शन डेट, दस बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये एक्स जो है किसकी एडोप्शन डेट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की एडोप्शन डेट है जो यहाँ पे इन्होंने पूछी है। व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक ऑन 21 जनवरी 1950 व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। जब कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया था तो उस टाइम इंडिया को कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था, तो ये मिला था हमें ए सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। क्या कहा गया था इंडिया को, ये सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑन 26 जनवरी 1950 वाज ए सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। द वर्ड सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी वर एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। ध्यान रखना है कि इस एक्ट के द्वारा कौन से वर्ड ऐड किए गए थे, तो सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड ऐड किए गए थे। व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950। तो क्या एग्जैक्ट स्टेटस था, सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। द वर्ड सेक्युलर एंड सोशलिस्ट वर एडिड टू द प्रिम्बल ऑफ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय, कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था, 42nd अमेंडमेंट। बाय विच नेम या नेम्स इज़ अवर कंट्री मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या नाम मेंशन किया गया था इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत एंड इंडिया। देयर वाज नो अनैनिमिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अबाउट द नेम ऑफ द कंट्री। सम मेंबर्स सजेस्टेड द ट्रेडिशनल नेम भारत while other advocated the modern name India. Hence the Constitution of India contains both according to Article 1. Article 1 में दोनों ही नाम लिए गए हैं, इंडिया भी और भारत भी। इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, ये किस में कहा गया है, आर्टिकल 1 के अंदर कहा गया है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रिम्बल ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज़ करेक्ट। इन्होंने पूछा है कि प्रिम्बल के कंटेक्स्ट में देखें अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, तो कौन सा सीक्वेंस करेक्ट है, तो इसमें सीक्वेंस है डी, इसका आंसर है डी, सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, फिर डेमोक्रेटिक और फिर रिपब्लिक। इनका सीक्वेंस ऐसे ही ध्यान रखना है। द प्रिम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अमेंडेड बाय 42nd अमेंडमेंट इन 1976 वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया into a sovereign, socialist, secular, democratic republic.
द वर्ड पीपल्स इज़ नॉट मेंशन इन द प्रिम्बल। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रिम्बल में मेंशन नहीं है। कौन सा वर्ड? पीपल्स। दिस पर्टिकुलर वर्ड हैज़ बीन मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना। ये चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट मेंशन इन द प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कौन सा है? फेडरल नहीं है, बाकी सॉवरन, डेमोक्रेटिक, सेक्युलर ये वर्ड मेंशन है। ये प्रिम्बल है कंप्लीट, ठीक है। और इसके अंदर देखो ये वर्ड लिए गए हैं। सॉवरन, क्या कहा गया इंडिया को? सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। फेडरल नहीं कहा गया है कहीं भी। नेक्स्ट है, इन विच फॉर्म इज इंडिया डिक्लेयर्ड इन द प्रिम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो क्या कहा है इंडिया को प्रिम्बल में? सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग वर्ड्स। ये वर्ड्स को कंसीडर करना है, तो इसका आंसर होगा ई। सॉवरन, सबसे पहले क्या है प्रिम्बल के अंदर? सॉवरन है, और फिर क्या है? सेक्युलर। फर्स्ट सॉवरन, फिर सेक्युलर, और फिर है डेमोक्रेटिक, और फिर है सोशलिस्ट। ठीक है, सीक्वेंस ऐसे ही ध्यान रखना है इनका। सबसे पहले सॉवरन, फिर सेक्युलर, फिर डेमोक्रेटिक, और फिर है सोशलिस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैव बीन एडिड टू द प्रिम्बल बाय द 42nd अमेंडमेंट? कौन सा वर्ड ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट से प्रिम्बल में? तो आंसर है फर्स्ट एंड थर्ड, एक तो सोशलिस्ट और सेक्युलर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इंडिया एज ए सेक्युलर स्टेट? इनमें से बताना है कौन सा इंडिया को सेक्युलर स्टेट डिस्क्राइब करता है। तो ये है प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिम्बल में कहा गया है कि सेक्युलर है। यहाँ ये The preamble of the Constitution contains the word secular, which was added in the preamble by 42nd Amendment Act 1976. It declares India as a secular state. धर्मनिरपेक्ष राज्य है ना। Which one of the following words was not included in the preamble of the Indian Constitution in 1975? तो कौन सा वर्ड 1975 में प्रिम्बल में इंक्लूड नहीं किया गया था? तो ये है इंटेग्रिटी। बाकी फ्रेटर्निटी, सॉवरन, इक्वालिटी ये सब ऐड कर लिए थे। द वर्ड इंटीग्रिटी वाज नॉट इन द कॉन्स्टिट्यूशन एट द टाइम ऑफ इट्स कमेंसमेंट। इट वाज एडेड इन 1976 बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, 1975 में ऐड नहीं किया गया था इंटीग्रिटी वर्ड। 1975 तक तो फ्रेटर्निटी, सॉवरेन और इक्वालिटी ये वर्ड दिए गए थे प्रिम्बल में। बाकी जो ये वर्ड है इंटीग्रिटी, ये कब ऐड हुआ था? ये 1976 को हुआ था ऐड 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिगार्ड टू द प्रिम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेलेक्ट करेक्ट वन यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो आंसर इसका ओनली बी है 1, 2 एंड 4। 1, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बाय जवाहरलाल नेहरू फाइनली बीकेम प्रिम्बल। जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन नेहरू जी ने पास करा था वही बाद में क्या बना? प्रिम्बल बना। और इट इज़ नॉन जस्टिकेबल। प्रिम्बल क्या है? नॉन जस्टिकेबल है। और प्रिम्बल कैन नॉट ओवरराइड द स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये रॉन्ग है, इट कैन नॉट बी अमेंडेड, ये गलत है, अमेंड किया जा सकता है। The objective resolution moved by Jawaharlal Nehru on 13th December 1946 was unanimously adopted by the Constituent Assembly on 22 January 1947. Later, this resolution became the foundation of the preamble. ठीक है, ये resolution became preamble का foundation बना। The Supreme Court said in Keshwanand Bharti case, the preamble of the Constitution can be used to explain the ambiguous areas of the Constitution. Amendment of the preamble is possible. प्रिम्बल में अमेंडमेंट किया जा सकता है। एंड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द वर्ड सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी वर एडेड टू इट। इट इज़ नॉन जस्टिकेबल है। इट प्रोविजंस कैन नॉट बी एनफोर्सड इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। एनफोर्स नहीं है ये, इसके प्रोविजंस, प्रिम्बल के प्रोविजंस मतलब एनफोर्स नहीं है, ज़बरदस्ती लागू नहीं किए जा सकते हैं, थोपे नहीं जा सकते हैं किसी पे। इट कैन नॉट ओवरराइड द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दस इन द अबव स्टेटमेंट ओनली 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड बाय 42nd अमेंडमेंट से प्रिम्बल को क्या किया गया था?
modify. In 1976, the preamble of the Constitution was modified by the 42nd Amendment. The characterization of India as sovereign, democratic republic changed to sovereign, socialist, secular, democratic republic. क्या चेंज कर दिया था? sovereign, democratic, republic वर्ड को चेंज करके क्या वर्ड दिया गया था? sovereign, socialist, secular, democratic, republic. ठीक है. The term unity of the nation was changed to unity and integrity of the nation. और जो वर्ड था यूनिटी ऑफ द नेशन, इसके प्लेस पे कौन सा वर्ड आया? यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन. ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे, सबका ध्यान रखना है. ठीक है. द टर्म सोशलिस्ट वाज एडेड इन द प्रिम्बल बाय, जो सोशलिस्ट वर्ड था वो कब ऐड किया गया? 42nd अमेंडमेंट से. द टर्म सोशलिस्ट वाज ब्रॉट इन टू द प्रिम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट? तो कौन सा अमेंडमेंट था ये? 42nd. In the preamble constitution adopted on 26 November 1949, which word या words were या was not present? तो कौन सा वर्ड उस टाइम पर प्रेजेंट नहीं था जब कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1945 को जब अडोप्ट किया गया था? तो कौन सा वर्ड नहीं था प्रिम्बल में उस टाइम? सोशलिस्ट सोशलिस्ट और सेक्युलर और इंटीग्रिटी ये नहीं थे, बाकी रिपब्लिक वर्ड था. ठीक है. द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर इंसर्टेड इन द प्रिम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द एक्ट से ऐड हुए थे ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट से, क्योंकि उस टाइम तो थे नहीं, जब जिस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन को अडोप्ट किया गया था ये तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट से क्या करे थे? ऐड करे थे तीनों वर्ड, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी. द वर्ड सेक्युलर वाज इंसर्टेड इन द प्रिम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट. द गोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सिक्योर या एज्योर ऑल इट्स सिटीजन्स. तो क्या गोल था कॉन्स्टिट्यूशन का? इंडियन सिटीजन्स को लेके जस्टिस, सोशल एंड इकोनॉमिक, लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल. तो ये क्या थे? सारे ही गोल थे. द प्रिम्बल एम्बोडाइज द बेसिक फिलोसफी एंड फंडामेंटल वैल्यूज ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड. द प्रिम्बल इज एम्ड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, equality of status and opportunity, fraternity, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation. तो ये सारे ही कॉन्स्टिट्यूशन के गोल्स थे. How many types of justice, liberty, equality and fraternity in that order have been mentioned in the preamble of Constitution of India? हाउ मैनी टाइप्स? तो जस्टिस कितने टाइप्स के हैं? 3 टाइप्स के हैं. कौन कौन से? सोशल है, इकोनॉमिक है और पॉलिटिकल है. लिबर्टी 5 टाइप्स की हैं. कौन कौन सी हैं लिबर्टी? यहाँ देखते हैं. देखो लिबर्टी ये है थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप. तो ये 5 टाइप्स की हैं लिबर्टी. इक्वालिटी दी गई है हमें. इक्वालिटी किसकी है? स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी. ठीक है. 2 टाइप्स की इक्वालिटी है इसके अंदर, प्रिम्बल के अंदर. और क्या है? फ्रेटर्निटी. और 1 टाइप की है फ्रेटर्निटी, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल. ठीक है. तो ये मतलब नंबर भी ध्यान रखने हैं, कितने टाइप की लिबर्टी है, इक्वालिटी कितनी है, तो इन सब का ध्यान रखना है. इंडिया इज़ ए रिपब्लिक मीन्स, क्या मतलब है रिपब्लिक का? देयर आर नो हेरिडिटरी रूल्स इन इंडिया. मतलब हेरिडिटरी रूलर्स नहीं होगा कि पहले मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे पहले चलता था कि राजा, फिर राजा का बेटा बन गया राजा, फिर उसके बेटे का जो बड़ा बेटा होता था वो राजा बनता था. ऐसे एक वंश में चलता रहता था रूल. लेकिन अब रिपब्लिक का मतलब ये कि वंश खत्म है. ऐसा कुछ नहीं कि वंशानुगत कोई उस पर पीएम बन गया एक बार तो उसके ही जो परिवार के सदस्य हैं वे पीएम बनते आ रहे हैं ना, वैसा नहीं होगा. अब क्या होगा कि गवर्नमेंट जो है हमारी वो जनता के द्वारा इलेक्ट की जाएगी. Republic means a state in which supreme power is held by the people and the head of the state is elected by the people. इन लोगों पीपल के द्वारा इलेक्ट किया जाएगा हेड स्टेट का.
इन केस ऑफ इंडिया द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन से इलेक्ट होगा थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, हैंस इंडिया इज ए रिपब्लिक. इंडिया हैज़ पीपल्स सोवरेनिटी बिकॉज द प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिगन विद द वर्ड, कौन से वर्ड से शुरू होती है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसलिए पीपल्स की सोवरेनिटी है इंडिया के अंदर. द प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट्स विद द वर्ड्स वी द पीपल ऑफ इंडिया. दीज वर्ड्स इंडिकेट द सोवरेनिटी ऑफ पीपल्स ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया. इट मीन्स दैट पीपल्स ऑफ इंडिया आर नॉट गवर्नड बाय एनी एक्सटर्नल पावर बट आर डायरेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. इसका मतलब है कि जो लोग हैं इंडिया के, वो किसी बाहरी पावर के द्वारा गवर्न नहीं किए जाएंगे. किससे गवर्न होंगे वे? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैव द वर्ड्स वी द पीपल ऑफ इंडिया बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो ये है प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कौन से वर्ड? वी द पीपल ऑफ इंडिया. नेक्स्ट है, ऑल इंडिविजुअल्स आर फुल्ली एंड इक्वली ह्यूमन. दिस प्रिंसिपल इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको? यूनिवर्सलिज्म. द प्रिंसिपल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स आर फुल्ली एंड इक्वली ह्यूमन इज नोन एज यूनिवर्सलिज्म. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एवरी पर्सन इज एंटाइटल्ड टू ह्यूमन राइट्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन अमॉन्ग दैम. सबको ह्यूमन राइट्स दिए गए हैं बिना किसी भेदभाव के. विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द टर्म सेक्युलर. सेक्युलर का मतलब बताना है क्या है. तो देयर इज़ नो रिलीजन ऑफ द स्टेट इन इंडिया. इंडिया में स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं होगा, सभी जो रिलीजन है वे इक्वल होंगे. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्बोडीज द पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म. सेक्युलरिज्म इन इंडिया मीन्स ऑफिशियली देयर इज़ नो रिलीजन ऑफ द स्टेट इन इंडिया. इंडिया में ऑफिशियली स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं होगा. There is equal treatment of all the religions by the state. Which of the following word is not in the preamble to the Constitution of India? तो कौन सा वर्ड नहीं है? पब्लिक वेलफेयर नहीं है, सोशलिस्ट, सेक्युलर और सॉवरेन हैं. The word public welfare is not mentioned in our Constitution. The other three words socialist, secular, sovereign are present in the preamble. Which one of the following liberty is not embodied in? कौन सी लिबर्टी नहीं दी गई है प्रिम्बल के अंदर? तो है इकोनॉमिक लिबर्टी. इकोनॉमिक क्या दिया गया है? जस्टिस दिया गया है. लिबर्टी ऑफ थॉट है और लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन है, लिबर्टी ऑफ बिलीफ है. द प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया एम्बोडाइज द लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप बट डजंट इंक्लूड इकोनॉमिक लिबर्टी. Next, which one of the following reflects the most appropriate relationship between law and liberty? तो बताना इसका आंसर. इफ़ देयर आर नो लॉ देयर इज नो लिबर्टी. इन्होंने कहा है कि लॉ और लिबर्टी के अंदर मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशन कौन सा है. तो आंसर क्या है इसका? इफ़ देयर आर नो लॉ, अगर कोई लॉ ही नहीं होगा तो देयर इज नो लिबर्टी, तो कोई लिबर्टी ही नहीं होगी. द टू आर नॉट एट ऑड्स विद वन अनोदर रेदर दे कम्प्लीमेंट वन अदर. इन्होंने कहा कि दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, पूरक हैं. द लिबर्टी ओनली कम्स एज ए रिजल्ट ऑफ इस्टेब्लिश्ड लॉ. लिबर्टी कब मिलेगी? जब लॉ अच्छे होंगे. व्हेन देयर आर नो लॉ टू प्रोटेक्ट टू प्रोवाइड फ्रीडम एंड लिबर्टी वायलेशंस ऑफ द सेम टेक प्लेस. और अगर कोई लॉ ही नहीं होगा फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने के लिए, लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो फिर तो वायलेशन हो जाएगी. सब एक दूसरे के अधिकारों का हनन करेंगे, स्वतंत्रता का हनन करेंगे, कोई किसी की नहीं सुनेगा. तो ऐसे में तो वायलेशन हो जाएगी ना, तो लिबर्टी नहीं रहेगी बिल्कुल भी. हैंस ऑप्शन बी बिकम्स द राइट आंसर. ठीक है, तो लॉ भी होने ज़रूरी है. अगर लॉ होंगे, पुलिस प्रशासन हमारी अच्छा वर्क करेगी, तो तभी हमें हमारी फ्रीडम बनी रहेगी. विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन इन द प्रिम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो ये रिलीजियस जस्टिस को मेंशन नहीं किया गया है. सोशल जस्टिस है, इकोनॉमिक जस्टिस है और पॉलिटिकल जस्टिस है. ठीक है, द प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. वेयर इज द वर्ड रिलीजियस जस्टिस इज नॉट प्रेजेंट इन द प्रिम्बल. जस्टिस, रिलीजियस जस्टिस नहीं है. ठीक है, इन द प्रिम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच जस्टिस इज प्रोवाइडेड टू ऑल इट्स सिटीजन. कौन सी जस्टिस प्रोवाइड की गई है? तो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, 3 टाइप की जस्टिस प्रोवाइड की गई हैं प्रिम्बल में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. ठीक है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स इज नॉट एम्बोडाइड इन द प्रिम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब बताना है कि क्या इसका ऑब्जेक्टिव नहीं था प्रिम्बल का। लिबर्टी ऑफ थॉट, इकोनॉमिक लिबर्टी, और लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन या लिबर्टी ऑफ बिलीफ। तो कौन सा नहीं था? इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं दी गई थी। इकोनॉमिक क्या था? जस्टिस था। द प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्स टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, besides social, economic and political justice and equality of status and opportunity. Thus it is clear that economic liberty is not included in the preamble. ठीक है, लिबर्टी नहीं थी, इकोनॉमिक क्या था? जस्टिस था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन रिलेशन टू द प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो बताना है कौन सा इनमें से ट्रू है। तो इसका आंसर है आंसर ए। द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर नॉट द पार्ट ऑफ द प्रिम्बल। ये प्रिम्बल के पार्ट नहीं थे ऑन द एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1950। 1950 तक जब भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्समेंट मतलब लागू हुआ था, तो उस टाइम तक ये सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड प्रिम्बल में नहीं थे। ये बाद में ऐड किए गए हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसको कहा गया है साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये कहा गया है प्रिम्बल को। लेकिन भीमराव अम्बेडकर ने किसे माना था? आर्टिकल 32 को। द प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। K.M. मुंशी, ए मेंबर of the drafting committee, define the preamble as the horoscope of our sovereign democratic republic. हमारी जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था उसका होरोस्कोप बताया था किसने? प्रिम्बल को होरोस्कोप किसने बताया था? K.M. मुंशी ने। सुभाष कश्यप हैज मेंशन दैट इफ कॉन्स्टिट्यूशन इज द बॉडी देन प्रिम्बल इज साउल। सुभाष कश्यप ने क्या कहा था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बॉडी है, तो प्रिम्बल उसकी साउल है। इफ़ द प्रिम्बल इज ए फाउंडेशन देन द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए स्ट्रक्चर और बिल्डिंग स्टैंडिंग ऑन इट। और अगर प्रिम्बल फाउंडेशन है तब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? स्ट्रक्चर है और बिल्डिंग है जो उस पर खड़ा है, फाउंडेशन पे, है ना। इट इज़ नोटेबल दैट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैज़ रिकॉग्नाइज्ड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 एज द हार्ट एंड साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अम्बेडकर जी ने आर्टिकल 32 को माना है कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट और साउल। सो इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड विद रेस्पेक्ट टू डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर देन इन सच केस ऑप्शन डी। अगर नाम मेंशन किया गया हो अम्बेडकर जी का और तब पूछा हो साउल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तब तो आर्टिकल 32 ही लगाना है। बट अगर नाम मेंशन नहीं किया गया हो तब आप प्रिम्बल आंसर दे सकते हो। ठीक है। Who among the following called the preamble of Indian Constitution the horoscope of our sovereign democratic republic? तो किसने कहा था? K.M. मुंशी ने। Who has termed Constitution a sacred document? किसने बताया था इसको sacred document है ये? तो ये कहा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। भीमराव अम्बेडकर in 1947 became the chairman of the drafting committee of the Constituent Assembly of India. Ambedkar was a staunch constitutionalist. He believed that a government must be constitutional and the constitution must be treated as basic and sacred document. ठीक है। In which of the following cases Supreme Court held that the preamble forms part of the constitution? किस केस में बताया था कि प्रिम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? किस में बताया था? बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। In the case of Sir S.R. Bommai versus Union of India 1994, the Supreme Court held that the preamble is an integral part of the Constitution. In the case of Keshwanand Bharati versus State of Kerala 1973, a bench of 13 judges of Supreme Court outlined the basic structure doctrine of the Constitution. इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को आउटलाइन किया गया था। किसमें? केशवानंद भारती केस में। In which case did Supreme Court first declare that the preamble is not a part of the Constitution? किस केस में कहा गया था कि प्रिम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है? तो ये कहा था बेरुबारी। इन द बेरुबारी केस 1960, ईयर भी ध्यान रखना है, सुमेलित करने के लिए क्वेश्चंस आते हैं।
The Supreme Court of India declared that the preamble is not an integral part of the Indian Constitution. In which of the following cases the Supreme Court regarded preamble as a part of the basic structure of India Constitution? तो किसमें कहा था ये? केशवानंद भारती केस में preamble को क्या माना था? बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट. Preamble was regarded as a part of the basic structure of the Indian Constitution by Supreme Court in केशवानंद भारती केस 1973. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग एंड अरेंज दीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है. अब सन पता होगा तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लग जाएगा, इसलिए सन भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. इसका आंसर क्या है? आंसर ए है. सबसे पहले कौन सा है? गोलकनाथ केस है. और देख लेते हैं इसका सन. गोलकनाथ केस है, ये कब आया था? 1967 में. केशवानंद भारती केस 1973. और 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये 47 जी आया था. ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट था, 1976 था. और 24 का कब था? ये था 1971. ठीक है, ये कब था? 1971. तो अभी ने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा लेना. तो सबसे पहले कौन सा हुआ था? गोलकनाथ केस. फिर हुआ है 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 है ये ना. फिर सेकंड केस आया है केशवानंद भारती केस 1973 में. और सबसे लास्ट में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976. ठीक है. गोलकनाथ केस वाज डिसाइडेड ऑन 27 फरवरी 1967. केशवानंद भारती केस डिसाइडेड इन 1973. और 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 में पास हुआ था. और 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976 में. इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन. किस में प्रोवाइड किया गया है ये इकोनॉमिक जस्टिस? तो ये प्रोवाइड किया गया है हमें प्रिम्बल में, है ना. और किसके अंदर? आंसर है इसका बी, प्रिम्बल और डीपीएसपी के अंदर. ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ इंडिया. द प्रिम्बल एक्सप्लिसिटली provides for economic justice as an objective of Indian Constitution. The part of DPSP, Directive Principle of State Policy, on the other hand, contains several articles which provide for economic justice. Article 31A says, the state shall strive to promote the welfare of the people by securing and protecting as effectively as it may a social order, in which justice, social, economic and political shall inform all the institution of the national life. तो किसके अंदर दिया गया इकोनॉमिक जस्टिस? डीपीएसपी के अंदर भी बताया है, आर्टिकल 38 का फर्स्ट, और प्रिम्बल के अंदर भी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडियल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आउटलाइन इन द प्रिंसिपल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन फर्दर एलाबोरेटेड इन. तो क्या आंसर है इसका? सी, द चैप्टर ऑन डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज. ठीक है, जो प्रिम्बल में जो आइडियल्स थे, जो ऑब्जेक्टिव्स थे, इन्होंने कहा है कि वे बाद में कौन से और अदर किस पार्ट में एलाबोरेट किए गए हैं. तो वे किस में? डीपीएसपी में भी हैं, फंडामेंटल राइट में भी हैं, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में हैं. The main objective of the Constitution is to secure justice, social, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith, worship, or equality of status and opportunity. All its citizens. The advancement of the people should not be a barrier to the advancement of the nation. So the promotion of fraternity is also aimed in the Constitution. The ideas and objectives outlined by the preamble are included in the chapter related to fundamental right और DPSP. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग. तो किस में है उनके माइंड मेकर्स का जो रिफ्लेक्शन है वो किसके अंदर आया है? प्रिम्बल के अंदर आया है. जो हमारे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, तो उनकी माइंड का जो माइंड मेकर की जो बात है, मतलब उनकी जो संक्षिप्त में कहने वाली जो बातें हैं, तो वे सब किसके अंदर आई हैं? प्रिम्बल की. द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग. तो ये किस में है? कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव किस में रिफ्लेक्ट हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन की प्रिम्बल में.
हाउ मैनी टाइप्स ऑफ जस्टिस हैज़ बीन एनश्राइन्ड इन द प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कितने टाइप की जस्टिस दिए गए हैं? 3 टाइप के। कौन कौन से हैं? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। द प्रिम्बल गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशंस इज नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट्स और is important and have utility. Describe the aim of governance. Helps to give a judicial meaning of our constitution. तो देखना इसमें से क्या राइट है, आंसर देखते हैं। मतलब सारे ही करेक्ट हैं, ठीक है। प्रिम्बल जो है वो एनफोर्सेबल भी नहीं है कोर्ट के अंदर और इम्पोर्टेंट भी है। और डिस्क्राइब द एम ऑफ गवर्नेंस, गवर्नेंस के एम्स को डिस्क्राइब भी करती है प्रिम्बल। और हेल्प्स टू गिव ए जुडिशियल मीनिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। All the answers are correct. The preamble given in the Constitution is not enforceable in court of law. It is notable that the preamble is amendable and has been amended only once in 1976 by 42nd Constitutional Amendment. बस एक बार ही preamble को amendment किया गया है अब तक। कब? 42nd Amendment Act 1976 में। What is the legal nature of preamble of the Constitution? क्या नेचर है प्रिम्बल का? क्या नेचर है? इट इज़ नॉट एनफोर्सेबल, एनफोर्सेबल नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कॉन्स्टिट्यूट द बेस्ट सेफ गार्ड ऑफ लिबर्टी इन ए लिबरल डेमोक्रेसी? बताना है इनमें से कौन सा फैक्टर है जो बेस्ट सेफ गार्ड देता है किसको? लिबरल डेमोक्रेटिक में, डेमोक्रेसी में लिबर्टी को। तो इसका आंसर है सेपरेशन ऑफ पावर, पावर का सेपरेशन। In the liberal approach, which is inherent in democracy, all forms of power are rooted in the will of power. इन्होंने कहा कि पावर की जितनी भी फॉर्म्स हैं वे किसके अंदर हैं? लोगों के अंदर। This approach enhances the rule of law as one of the basic foundation of democracy. It affirms the separation of powers as a vehicle for their restraint and it promotes individuals' rights and freedoms एज ए परक्यूजिट फॉर देयर डिग्निटी। और जो सेपरेशन ऑफ पावर का ये है, पावर की जो बात है, तो ये इंडिविजुअल्स के राइट और फ्रीडम्स को प्रमोट करता है। कमिटेड जुडिशियरी विल नेवर गो अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स पॉलिसीज। और सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर रेफर्स टू ए सेटअप इन विच द डिसीजन मेकिंग पावर्स आर सेंट्रलाइज्ड इन ए फ्यू लीडर्स एट द टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर that may lead to authoritarian tendency. Elected government is expected to ensure liberty but not the best safeguard to ensure liberty. There are all three cannot be the answer. तो बस एक ही आंसर है इसका, कौन सा? सेपरेशन ऑफ पावर। यही हम क्या कर सकती है? लिबर्टी को प्रमोट कर सकता है। वन ऑफ द इम्प्लीकेशन ऑफ इक्वालिटी इन सोसाइटी इज द एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज। बाकी रेस्टोरेंट्स हैं, कंपटीशन है, आइडियोलॉजी हैं, ये सब हैं। द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी इज लार्जली कन्फाइंड टू द टेस्ट ऑफ इरेडिकेटिंग स्पेशल प्रिविलेज। स्पेशल प्रिविलेज को इरेडिकेट करता है, जो इक्वालिटी का प्रिंसिपल है। दिस वाज एविडेंट इन द फैक्ट दैट कॉल्स फॉर फॉर्मल इक्वालिटी were first made in the hope of breaking down the hierarchy of ranks and order which had survived from feudal times. Privilege granted to one class of person on grounds of gender, color, creed or religion are widely regarded as irrational prejudice which fall contrary to the principle of equality. इन्होंने कहा था कि इसके जो कलर है, जेंडर है, क्रीड, रिलीजन, इन सब के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। तो इक्वालिटी का ये क्या है? वन ऑफ द इम्प्लीकेशन ऑफ इक्वालिटी इन सोसाइटी इज द एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स, क्या मीन्स है कॉन्स्टिट्यूशनल का? ए गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Constitutional government or constitutionalism defines that a government's authority is determined by a body of law or constitution. Although constitutionalism is sometimes regarded as a synonym for limited government, that is only one interpretation and by no means the most prominent one historically. इन्होंने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट वो होती है जो लिमिटेड गवर्नमेंट होती है और जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लॉ डिफाइन किए गए हैं
उनके तहत ही वो काम करती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। इस क्वेश्चन में बताना है इन चारों में से कौन सा करेक्ट है। ये है सोशल इक्वालिटी इज़ गारंटेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सोशल इक्वालिटी दी गई है। सोशल इक्वालिटी हैज़ बीन गारंटेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन अंडर राइट टू इक्वालिटी इन आर्टिकल 14 to 18 तक। राइट टू इक्वालिटी है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 से लेके 18 तक। द प्रिम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो एम्स टू एंश्योर सोशल इक्वालिटी। ठीक है, तो चैप्टर कंप्लीट हो गया प्रिम्बल से रिलेटेड। जितने भी क्वेश्चंस थे जो अब तक आए हैं 20-30 साल के अंदर पीसीएस के अंदर पूछे गए हैं क्वेश्चन, आरओ के अंदर पूछे गए हैं या यूपीएससी एग्ज़ाम हुआ है उसके अंदर पूछे गए हैं, तो उन सारे क्वेश्चंस का हमने क्विक रिवीजन कर लिया है। ठीक है, और एक मैंने वीडियो बना दी है आर्टिकल से रिलेटेड, और 20-30 मिनट की वीडियो है वो, उसमें आर्टिकल्स का जितना भी आर्टिकल्स है सबका क्विक रिवीजन करा दिया है। ठीक है, एक लिस्टिंग की फॉर्म में। तो बस ये है कि आर्टिकल सुन लेना, उससे रिलेटेड ये देख लेना कि किस आर्टिकल में क्या कहा गया है। ठीक है, 2-3 बार सुन लोगे तो जल्दी लर्न हो जाएगा वो, क्योंकि इससे पहले जो वीडियो हुई थी आर्टिकल्स की तो उसमें मैंने क्वेश्चन फॉर्मेट में आर्टिकल्स कराए थे, लेकिन जो ये छोटी वीडियो बनाई है इसके अंदर लिस्टिंग के फॉर्म में आर्टिकल्स रिवीजन करा दिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दीज वीडियोज। थैंक यू सो मच।